रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है, जो बात राकेश शेट्टी कह रहे हैं या बात जो सौरभ मालवीय कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा कि आप मुझसे एक पॉइंटेड सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। क्या देखिए, आपका जो कहना है कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है? और क्या भागवत जी का बयान जेपी नड्डा जी के बयान की तरफ था, एक आंसर था उनकी तरफ? हो सकता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी के लिए उसी तरह है जैसे घर का एक गार्जियन होता है। कोई बच्चा देर से आया या कोई बच्चा कहीं पड़ोसी से झगड़ा हो गया, भले उसके बेटे की गलती ना हो, पड़ोसी के बेटे गलती हो, लेकिन बाप अपने बेटे को ही डांटता है। मेरा ये कहना है कि भागवत जी ने ऐसी कौन सी बात कही है जो नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत सही बात है। आप याद कीजिए, ऑर्गेनाइजर में 1 साल पहले या 6 महीने पहले लेख छपा था जी, जिसमें बहुत साफ साफ कहा गया था कि एक व्यक्ति की ताकत संगठन या पार्टी की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और ये कारपोरेट में भी हमें पढ़ाया जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीईओ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द कंपनी। एक सिंपल बात है, आज से नहीं, ये कारपोरेट की फिलॉसफी है। ये किसी भी कंपनी, समाज, संगठन की एक बहुत बड़ी परिभाषा है। व्यक्ति जो है वो मॉर्टल है, पार्टी या कारपोरेट इमॉर्टल है, 400 साल चलेगा। व्यक्ति 400 साल नहीं चलता है। व्यक्ति जो है डिस्पेंसेबल है, कारपोरेट इंडिस्पेंसेबल है। तो हमेशा ये बात सही कह रहे हैं कि अहंकार व्यक्ति का पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए नुकसान करता है। अब रही बात ये कि इसको मोदी से जोड़ा जाएगा, ऑब्वियस है। अगर मोदी जी में भी कहीं से ऐसा लगता है पार्टी को या संगठन को कि कहीं अहंकार की बू आ रही है, तो अच्छा है, सलाह देना। लेकिन साथ साथ उन्होंने उनको भी सलाह दी है जो कल तक संघ को गला फाड़ कर गालियां देते हैं और हर चीज में उनको संघ दिखाई पड़ता है। ईवीएम में भी उनको संघ दिखाई पड़ता है कि मोदी के फेवर में संघ बैठा हुआ है। और फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट उनको, उनके लिए भी है ये जी। राजनीति में शुचिता की बात अगर की जाती है तो ये सबके लिए है। और जाहिर सी बात है, जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मणिपुर के मामले में निश्चित तौर पर ये वो सत्ता के लिए था कि आज आप सत्ता में हैं, साल भर हो गया है, 10 साल तक ऐसी हिंसा नहीं थी। जो भी कारण है आप उसको कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, परिवार का मुखिया जो होता है, अगर उसके घर में उसके सभी बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बेटा काम नहीं कर रहा है, डांटेगा उसको, दूसरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, पुचकारेगा उसको। ऐसे ही संगठन चलता है, ऐसे ही परिवार चलता है। और रही बात, संघ शुरू से एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन रहा है जी, आज है और आगे भी रहेगा जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन एक बात जो आपने कही, और ये बात थोड़ी देर पहले सौरभ मालवीय जी ने भी कही थी कि जो राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्र को आगे रखने की बात होती है, मणिपुर के हालात पर चिंता अगर जाहिर की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? इसको राजनीतिक चश्मा पहनाने की आवश्यकता क्या है? इस देश में कई और जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई, संदेश खाली हुआ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिस पर बात की जाने की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष ने भी सिलेक्टिव मुद्दे को उठाया हर बार। फराज किदवई जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद राकेश जी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। फराज किदवई जी, सवाल किस बात को लेकर है? मोहन भागवत के बयान को लेकर है, उनके इशारों को लेकर है, या फिर उनके रिमार्क को लेकर है? क्योंकि बात तो वो देश की भलाई की कर रहे हैं, इसके इतर तो किसी पार्टी को या फिर किसी सरकार को दोष तो दे नहीं रहे, या विपक्ष की बात तो कर नहीं रहे। विवेक जी, देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जो है वो देश की भलाई की ही बात करती है। विवेक शांडिल्य भी बैठ करके देश की भलाई चाहेंगे, फराज किदवई भी यहाँ पर बैठ करके देश की भलाई चाहेंगे। लेकिन जब मैं आपसे कनेक्ट हो रहा था तो हमारे किसी पैनलिस्ट ने बोला कि विपक्ष जो है वो पूर्व में स्टेट्स हैं वहां पर आग लगाना चाहता है, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने गलत सुना होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि विपक्ष चाहता है कि ये भारत से अलग हो जाए। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बात है। और भारतीय जनता पार्टी के वो सपोर्टर
जो राजनीतिक विश्लेषक बन करके जो बैठ करके ऐसी भ्रामक बातें करते हैं, इस पर सख्त आपत्ति है। दूसरी बात, आरएसएस के बारे में भी बात कही जा रही थी, और ये बात कही जा रही थी कि खासकर हिंदू भाइयों को, देखिए क्या है कि हमारा जो देश है, आइडिया ऑफ इंडिया की परिकल्पना विष्णु पुराण में की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये देश में जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं, इस श्लोक में पूरा आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में सम्मिलित हो जाता है। मैं फिर से कहूंगा, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि राम प्रकाश जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और लगभग उन्होंने 70% आज यहां पर जो बात कही है वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। पिछले विवेक जी 1-1.5 साल में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की अदावत सामने आ रही है। ऑर्गेनाइजर में जो आदरणीय राम कृपाल जी ने बोला, उसमें जो क्लियरली क्या लिखा था मैं आपको बता दूं। आरएसएस ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि मोदी फेस इज, आज की तारीख में जो मोदी जी का चेहरा है, इज नो मोर अ इलेक्शन विनिंग फेस, और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो खाली इलेक्शन नहीं जिता सकती है, इनके कार्यकर्ताओं को और इनके नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। ये आरएसएस ने के ऑर्गेनाइजर ने लिखा था, ये जो पूरी बात है। अब क्या है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, आज अहंकार की बात क्यों की? विवेक जी क्या है ना कि देखिए, जेपी नड्डा जी के अभी स्टेटमेंट का यहां पर जिक्र हुआ, वो स्टेटमेंट अहंकार से भरा हुआ था कि इनको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मोहन भागवत जी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। तीसरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा विवेक जी, कि रही बात अहंकार की, प्रधानमंत्री जी बीच चुनाव में कहते हैं कि गांधी जी को लोग तब जाने जब गांधी पिक्चर रिलीज हुई। अरे साहब, ये कैसा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? तो क्या हम ये कहेंगे कि 14वीं का चांद जब तक रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले चांद को कोई जानता नहीं था विवेक जी? प्रधानमंत्री जी के मतलब मुंह से ये सब बातें कि गांधी जी को लोग तब जाने जब गांधी पिक्चर रिलीज हुई। और ये मैं मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है, आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में निकला हुआ है, इसको आप देखिएगा, मैंने काफी येलो से हाईलाइट भी कर रखा है। इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये साफ साफ बोला है कि आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए, एक अकेला सब पर भारी विवेक जी छोड़ना पड़ेगा, अब की बार मोदी की सरकार छोड़ना पड़ेगा, मोदी की गारंटी छोड़ना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट मोदी की गारंटी, इट इज देश की गारंटी। आप मतलब बार बार एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, मैं एक सवाल छोटा सा आपसे लेता हूं, राकेश उपाध्याय जी के पास जाता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब तो किसी तरह का कोई सवाल, किसी तरह का शक सुबह आरएसएस संगठन पर नहीं होगा, विपक्ष के दलों को, विपक्षी नेताओं को, जब वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जब वो बीजेपी को ही आईना दिखा रहे हैं, आपके हिसाब से जो आप दलीलें दे रहे हैं, तो आरएसएस के लिए अब तो कोई द्वेष या फिर दिल में संदेह की भावना आप लोगों में नहीं होगी? विवेक जी, नॉट ओनली आरएसएस, अगर कोई भी व्यक्ति देश को देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई भी संस्था भाई को भाई से लड़ाने का काम करेगा, तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाती रहे। ठीक है, राकेश उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं इस पर काउंटर करूंगा, आपसे थोड़ी बात करूंगा इस पर, लेकिन राकेश उपाध्याय जी से रिएक्शन लेना जरूरी, काफी देर से वेट कर रहे हैं। राकेश उपाध्याय जी, पूरी डिबेट आपने सुन रही, हर पैनलिस्ट का रिएक्शन आपने सुना, आप इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? मोहन भागवत जी का बयान क्या डायरेक्ट इशारा बीजेपी के लिए है, या वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, या वो इससे जाहिर होता है, या फिर इससे ये भी जाहिर होता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ी है, या फिर भागवत का बयान ओवरऑल देश के बेटरमेंट के लिए, इंडिया के बेटरमेंट के लिए? देखिए, आदरणीय मोहन जी भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, और उनके पिताजी मधुकर राव भागवत, उन्होंने लंबा समय गुजरात में आरएसएस को मजबूत करने में गुजारा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मोहन भागवत के पिताजी का बड़ा गहरा संबंध रहा है। 1967 से नरेंद्र मोदी लगातार संघ के प्रचारक और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में काम करते रहे, और जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 20 साल प्रचारक रहने के बाद 1984 के बाद वो गुजरात में बीजेपी में काम करने के लिए नियुक्त किए गए।
क्योंकि गुजरात बीजेपी को आवश्यकता थी कि भाई एक कुशल प्रचारक हमको मिले जो हमारे काम को और बेहतरी से उसका समन्वय कर सके। तो नरेंद्र मोदी ने 20 साल संघ के प्रचारक रहने के बाद बीजेपी में एंट्री की और उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात में धीरे धीरे पता चला गया। मैं कहता हूं तो 99 में जब श्री गोविंदाचार्य ने बीजेपी के संगठन महामंत्री पद को छोड़ा जी, तो वो जिम्मेदारी, वो चार्ज नरेंद्र मोदी के पास था और उसके बाद उनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात जाइए। तो मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा संघ के प्रचारक की और संगठन मंत्री की यात्रा है। अब नड्डा जी का बयान किसी संदर्भ में आया है, मैंने अभी तक उसका वीडियो, लेकिन जो छपा है उसके आधार पर अगर वो कोई बात कह रहे हैं कि भाई हमको, अगर ये बयान सही है कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि संघ के प्रचारक के रूप में जो संगठन महामंत्री बीजेपी के भीतर है और हर राज्य में है, बीजेपी का सारा स्टील फ्रेम ही संघ की ओर से दिए गए प्रचारकों से खड़ा होता है। और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि आरएसएस का बीजेपी का कोई विशेष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। आदरणीय प्रेम जी को मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल संगठन तब होता है जब आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होते हैं। और ये बात है गांधी हत्याकांड के समय की। उसी समय संघ के सरसंघचालक गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपने सारे स्वयंसेवकों को स्पष्ट कह दिया था, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। यद्यपि कांग्रेस ने बड़े अत्याचार किए थे उस समय की सरकार ने आरएसएस के ऊपर, उन्होंने सब खून माफ की तर्ज पर एक तरह से सब अत्याचार सहते हुए भी अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करें, उनको सहयोग करें। वही सहयोग की रीति आरएसएस की चल रही है। अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस से सहयोग मांगे, आरएसएस सहयोग देता है। चाइना के अटैक के समय 62 में 63 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने आरएसएस को इसी गणतंत्र दिवस के परेड पर बुलाया था कि आप आइए, हम आपका सम्मान करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उस समय के सरसंघचालक गोलवलकर से सहयोग मांगा था। और अभी जब पंजाब में आतंकवाद उभरा था उस समय इंदिरा गांधी ने आरएसएस से सहयोग मांगा था। तो आरएसएस तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उपाध्याय एक लेवल पर देखता है। लेकिन सवाल सहयोग का नहीं है। एक बात पूरी कर लूं, जल्दी से एक बात अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपकी बात मैं सुन लूंगा, फिर आप बोलिए कि आरएसएस की जहां तक नीति का सवाल है, उस नीति से आरएसएस समझौता नहीं करता। और यहां जो गंभीर सवाल सरसंघ चालक के रूप में मोहन भागवत जी ने खड़ा किया, वो तो कम बोलते हैं, राजनीतिक मामलों पर बोलते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई बात कही है तो वो कुछ समझ कर कही है और पूरी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कही है। किसको कही है? नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कही है। किसी पॉलिटिकल विंग को एड्रेस नहीं कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे। वो अपनी नीति स्पष्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि हमको चिंता है, देश की जो परिस्थिति है उसमें हमें मणिपुर जो है उसके बारे में सरकार को तेजी से कार्रवाई करके, ये जो दोबारा 2 दिन पहले हिंसा भड़की है, इसकी चिंता उन्होंने प्रकट की। भाई क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें सबको मिल करके एक सेंसिटिविटी के साथ मसले का समाधान करना चाहिए। इसमें बीजेपी से उनकी कोई नाराजगी है ऐसा नहीं है।